कई बार ऐसे मार्क्स आते हैं जो उसको बहुत खुश करते हैं, कई बार ऐसे मार्क्स भी आते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप लोगों के पास ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जहां डायरेक्ट आपको डायमेंशन पूछी जा सके। हार्डली अगर आप 20 से 25 क्वेश्चंस भी कर जाओगे ना तो ऑल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। मैं आपको बोलूंगा 30 से 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट अगर आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे। अगेन ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चांसेस हैं कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट के 2-3 सालों में पावर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने यहां पे हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स और ऐसी चीजें जो आप लोगों को नीट एग्जामिनेशन के लिए जरूर करनी चाहिए। हर एक बच्चे को मैंने देखा है नीट में जब वो प्रिपरेशन करता है तो शुरू में जो जोश होता है ना, जो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो लास्ट तक बरकरार नहीं रख पाता या फिर बहुत टेंस्ड हो जाता है इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतनी सारी प्रोसेसिंग के बाद। कई बार ऐसे मार्क्स आते हैं जो उसको बहुत खुश करते हैं, कई बार ऐसे मार्क्स भी आते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। कंपटीशन इतना है कि उसका मोराल डाउन हो जाता है, या फिर इतना सिलेबस होने के वजह से, भाई फिजिक्स के अपने चैप्टर्स हैं 11th-12th के, बायो के, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स होने के बाद, इतने बर्डन में आने के बाद ये नहीं समझ में आता कि आफ्टर ऑल हम करके क्या जाए। अगर आप भी इन चीजों से जूझ रहे हैं या फिर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है पर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, तो ये सेशन आप लोगों के लिए ही है। स्पेशली इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो टॉपिक्स जो आप लोगों को जरूर करने चाहिए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो ये टॉपिक्स जरूर करके जाना, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स कर जाओगे तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप नीट में अच्छा स्कोर करें, डिसेंट स्कोर करें, जो आप लोगों को एक अच्छी रैंक तक ले जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए जरूरी है। अगर आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इस सेशन में बताए गए टॉपिक्स आप लोग अच्छे से समझे। मैं आप लोगों को इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा कि मैं क्यों इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। शुरू करते हैं स्टूडेंट इस सेशन को। सबसे पहले मैं आप यहां पे बात करने वाला हूं, सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे इजी यूनिट, सबसे इजी चैप्टर, मैं यूनिट डायमेंशन की बात कर सकता हूं। यूनिट डायमेंशन में आप लोगों को पता है, आप लोग हर चैप्टर में हर एक क्वांटिटी की यूनिट्स पढ़ते हैं, तो आप एक जरूर आदत बना लें, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपकी उसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखने की आदत डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें वहां मैग्नेटिक फील्ड आ रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, या फिर अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उनकी डायमेंशन भी साथ के साथ डिराइव करें, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप लोगों के पास ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जहां डायरेक्ट आपको डायमेंशन पूछी जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज जो यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस में है, मैं सबसे पहले शुरू यहीं से कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा हुआ है, ज्यादा आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस टॉपिक को तो जरूर करके जाना, यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप चैप्टर के साथ साथ, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे, आप बेसिक डायमेंशंस जरूर देख लें, हर एक की बेसिक डायमेंशन जरूर देख लें, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका डायमेंशन से जरूर फंसता है एग्जाम में। ये रिकॉर्ड रहा है, ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जहां डायमेंशन ना आया। डायमेंशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल जरूर आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं एरर्स की, एरर्स का एडिशन, एरर्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटी और उसका जो एरर आएगा वो, प्लस परसेंटेज एरर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के सवाल आप कर सकते हो। अगर आप इसके लेवल की बात करो, जो ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेवल बहुत सिंपल है, इजी लेवल होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इसमें बना नहीं सकते आप। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, कितने क्वेश्चंस आप कर लोगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको बोलूं, अगर आप इसमें हार्डली अगर आप 20 से 25 क्वेश्चंस भी कर जाओगे ना तो ऑल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अगर आप बात करें, हर साल, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन इससे फंस जाता है। तो याद रखें, इस बार भी नीट के पेपर में हो सकता है आपको एक क्वेश्चन जरूर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से दिखे, या फिर डायमेंशन से तो आपको एक क्वेश्चन आपको नजर आ ही जाएगा। तो ये इजी टॉपिक है, इजी किल है, टाइम इसमें आपको कम लगेगा,
क्योंकि अब समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा, तो आपको टाइम भी इसमें कम लगेगा, ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं लगेगी। 20-25 क्वेश्चन करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है। 20-25 क्वेश्चंस करने में इसके आपको मुश्किल से 1-1.25 घंटा लगेगा, उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टॉपिक को आप कंफर्म करके अपने 4 नंबर कंफर्म कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 2D मोशन कह सकते हो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो, मोशन इन अ प्लेन कह सकते हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है, मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन में भी आप कह सकते हो, 3D में। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे एक प्लेन में ही होता है। आप इसको जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें आपको मिलेगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है और इससे सिंपल क्वेश्चन आए हैं लास्ट के कुछ साल में, और हर साल एक क्वेश्चन आया है। मतलब ये बहुत क्रूशियल है। आप 2020 देख लो, 21, 22, 23, आप हर साल देखोगे तो एवरी ईयर आपको यहां से क्वेश्चन मिल ही जाता है। और इसका मतलब यहां पे हम लोगों को जो करना है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे हम लोगों को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद रखनी है इसकी। अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार आया है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें कि सिंपल जो हम लोगों को रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें हम लोगों को एक बार पढ़ लेनी है और इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये चैप्टर भी इतना बड़ा नहीं है, जरा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर करके जाएं। अगर आप लेवल की बात करोगे, इसमें लेवल में अगर मैं जाऊं तो आप लोग इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें कुछ ज्यादा इसमें हार्ड लेवल का आता नहीं है और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यानी कि जो भी आपके फॉर्मूला है, रेंज, हाइट, उसके आप प्रैक्टिस अच्छे कर लें। इस तरीके के क्वेश्चंस कर लें जहां सेम रेंज होती है या रेंज निकालने वाला होता है, एंगल पे रेंज का डिपेंडेंस किस तरीके से है, या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल कवर हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस करने चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। कितने क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट मान के चलो, मैं आपको बोलूंगा 30 से 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट अगर आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे। अगेन ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही फॉर्मुला बेस्ड कर रहे हो तो ये ज्यादा देर नहीं लेंगे। 30 से 35 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस टॉपिक को अपना कंप्लीट मानो, +4 मार्क्स आप लोगों के अकाउंट में सीधा सीधा पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्क पर एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, वर्क पर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिससे भी मैंने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लिफ्ट प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता इस बार भी लिफ्ट प्रॉब्लम से आएगा। तो उसमें आप लिफ्ट प्रॉब्लम तो जरूर कर लेना, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो लिफ्ट प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एपरेंट वेट वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, जिसको आप एपरेंट वेट प्रॉब्लम कहते हैं, वो तो आप कर ही लेना। बट मैं ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा कि इससे कुछ आप श्योर कह सकते हो कि इससे क्या आएगा। बट वर्क एनर्जी पावर में जो चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट के 2-3 सालों में पावर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर से रिलेटेड काफी कुछ है जो पूछा जा चुका है। तो इंस्टेंटेनियस पावर एक ऐसा टॉपिक है जो फेवरेबल है, जो नीट में दोबारा से आने के चांसेस बन सकते हैं। अगर पहले आए हैं तो फिर से इसमें इसके आने के चांसेस बनते हैं। तो आप पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, पावर के फॉर्मूले देख लेना। एनर्जी पर यूनिट टाइम वाला फॉर्मूला हो, चाहे ये वाले फॉर्मूले की बात करें, या फिर आप सिंपली पावर को F.V से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके के पावर वाले क्वेश्चंस आप लोग जरूर करके जाएं। प्लस इसमें आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को जरूर करें। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होता है ना, हाफ kx² की अगर हम बात करें, इस फॉर्मूला से रिलेटेड मिलते जुलते, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। कहीं और क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करके जाओ। और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करके जाएं, जहां डॉट प्रोडक्ट से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने चाहिए वर्क पर एनर्जी से। तो यहां पे आपका हो गया वर्क पर एनर्जी। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रोटेशनल मोशन। ये देखो, ये रोटेशनल मोशन के नाम से बच्चे थोड़े से बेहोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनको कि रोटेशनल मोशन से मुश्किल जिंदगी में कुछ नहीं है। जिंदगी में अगर कुछ है तो रोटेशनल मोशन ही है जो हमें सबसे मुश्किल लगता है सर, और कुछ नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप क्लियरली अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, आपको नजर आएगा लास्ट के 2-3 साल से वो रोटेशनल मोशन में इतने खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जो पूछे भी जा रहे हैं वो रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड है। यानी कि यहां भी आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अगर याद है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक दो बार आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का याद हो जाता है। किन किन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को याद रखने होते हैं? हमें रिंग का याद रखना होता है, हमें डिस्क का याद रखना होता है, हमें सिलेंडर का, क्योंकि ये तो डिस्क से ही निकल जाता है, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, और स्फीयर का हम लोगों को याद रखना होता है। इन सभी के आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का थोड़ा सा यूज करना अभी तक मैंने देखा नहीं ज्यादा आते हुए, पर मुझे लगता है कि ये डाला जा सकता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि इजी है। पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक्सिस थ्योरम्स कर जाओ तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी मुझे लगता है काम बन जाएगा, जरूरी नहीं है इससे आए, बट कर जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको हर एक एक्सिस की नॉलेज हो जाएगी। प्लस आप क्या कर सकते हो इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि अगर आप ये चीजें कवर करोगे तो आप इजिली रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल पाओगे, और रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि रोटेशन में आने के चांसेस हैं, प्लस रोटेशन में जो एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से काफी क्वेश्चंस वो टॉर्क से भी पूछता है, यानी कि टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, R क्रॉस F, ये आ सकता है। और एक बार जो क्वेश्चन आया है वो हमारे जैसे रॉड को हम बैलेंस करते हैं ना, इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, इस तरीके के इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड वैरायटी के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक ज्यादा इस पे नहीं पढ़ा है तो सिंपल एनसीईआरटी का बेसिक भी कर जाओगे, चल जाएगा। प्लस एक और जो मैं आप लोगों को इसमें बोलूंगा आप चीज कर जाना, वो सिंपल सा है भाई। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, मतलब कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये वाला, या फिर सिंपली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो भी हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, यहां ओमेगा मेरी एंगुलर वेलोसिटी है। यहां पे क्वेश्चन में आपको इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी देके आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ सकता है। इस तरीके के सवालों पे भी आप लोग एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना। समय कम है, आपके पास ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, तो इतना तो आपको करके जाना ही चाहिए। और जिन्होंने कर लिया है, ऐसा नहीं है ये उनके लिए नहीं है सिर्फ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ भी चुके हैं, आप देखें क्या आपने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए, नहीं तो करो। लेवल की अगर मैं बात करूं, देखो लेवल ज्यादा नहीं है, मैं आपको बोलूंगा इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही आप ट्राई करें, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की तरफ मत ही जाएं, क्योंकि समय नहीं है। आप लोग ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल बन सकते हैं, आप कहीं भी घुमा सकते हैं। बट जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन पे वैसे भी सवाल आसान बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपसे मैं बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आप कम से कम यहां से 20 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। और इसके अलावा अगर आपसे मैं टॉर्क की बात करूं, यहां से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे, बन जाएगा। और इसके एक्सेलरेशन के भी अगर आप कम से कम 8 से लेके 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएंगे तो काम बन जाएगा। ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, इससे भी कम करोगे चल जाएगा, बट इतने कर जाओ आप सेफर साइड पे हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम लोग ग्रेविटेशन को देते हैं इंपॉर्टेंस। ग्रेविटेशन, अगेन ग्रेविटेशन कोई खास मुश्किल चैप्टर नहीं है। ग्रेविटेशन आप लोग सभी क्लास 9th में भी पढ़ते आए हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप जरूर कुछ चीजें करके जाएं, जैसे कि सिंपल जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि सिंपल जो फॉर्मूला है G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इससे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई आ सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो आप इसको हल्के में ना ले, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, मतलब मैं आपको कहूंगा इसके 3 से 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो काम बन जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें जो मुझे इस साल लगता है, जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, आप एस्केप स्पीड जरूर कर जाना। एस्केप स्पीड के चांसेस हाई हैं इस साल आने के, मुझे ऐसा लगता है कि एस्केप स्पीड से क्वेश्चन दे सकता है। एस्केप स्पीड या फिर आप लोगों के सैटेलाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हैं आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जा रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल एटम जैसा ही है, जैसे एटम में एनर्जी लेवल होते हैं वैसे इसमें है, इस तरीके के एनर्जी वाले बेस्ड। और अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक चीज और, देखो धीरे धीरे मैं काफी चीजें इसमें ऐड कर रहा हूं, पर जरूरी है क्योंकि ये सिंपल है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ही नहीं। तीसरी चीज, अगर आप कैप्लर्स लॉ जरूर कर जाएं तो मुझे लगता है 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रिपरेशन में, कैप्लर्स लॉ कर जाएं। हाँ, मैं क्वेश्चन की आपको जरूर बोल दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इसके 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एस्केप स्पीड के जरूर 5 से 6 क्वेश्चन कर जाएं अलग अलग वेराइटी के, ठीक है।
इसके अलावा सैटेलाइट की टोटल एनर्जी के अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वो क्वेश्चन कैसे पूछना चाहता है। कैपलर्स लॉ के आप 3 लॉ है, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ डेफिनेशन है, सेकंड और थर्ड लॉ आप लोगों को देख लेना चाहिए एक बार। और इसमें टाइम पीरियड का रिलेशन ऑर्बिटल रेडियस से है और आपको एरियल स्पीड के बारे में बताया गया है कि वो कांस्टेंट है। ये दो लॉ से रिलेटेड आप कम से कम 6 क्वेश्चन ईच लॉ आप 3 क्वेश्चंस कर जाएं। फर्स्ट लो में तो कुछ होता ही नहीं है, सेकंड और थर्ड लो के आप यहां से क्वेश्चंस कर जाएं। एंड प्लीज जरूर एक चीज और याद रखें, अब करते करते मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड कर ही दे देता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूछा गया है, तो आप इसको भी पढ़ ही जाएं वेरिएशन हाइट और डेप्थ के साथ। तो देखा जाए मुझे लगता है कर आके मैंने ये पूरा चैप्टर ही आपको बता दिया होगा। आप सोच रहे होगे सर ये तो पूरा चैप्टर ही हो गया, पर आप कर सकते हो, ये छोटा चैप्टर है, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। और इसके भी अगर आप 4-4 क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे तो चल जाएगा। 4-4 का मतलब 2 बार क्यों 4-4 लिखा है, क्योंकि हाइट और डेप्थ के साथ दोनों वेरिएशंस मैंने बोले। ठीक है, सो ये यूनिट स्कोरिंग है, यहां से आप मान सकते हो कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैंने बांट दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही टॉपिक से आप 20-20 क्वेश्चन करो, 4-4 5-5 कर लो, जितना टाइम आपको उनमें लगेगा उतना ही टाइम इसमें लगेगा, पर यहां पे भी आपके 4 नंबर गारंटीड हो जाएंगे। लेवल इसका ईजी है, लेवल की बात करें तो आप ध्यान रखना ईजी ही है, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट लेवल तक जाते हैं, इस पे ईजी लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देखो इसमें सिलेबस ही बहुत कम है और चैप्टर बहुत छोटा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आप जरूर इस चैप्टर को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको घुमा देते हैं, पर इसमें ज्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आप 2020 से लेके अगर 2023 तक देखोगे तो हर साल आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही रहा है। किस पे, यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही रहा है। और स्ट्रेस में भी या स्ट्रेन में भी आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को प्रेफरेंस देके जाओ, इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट करना या स्ट्रेन कैलकुलेट करना, मैं आपको कहूंगा इसके कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चंस कर जाओ। यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चंस कर जाओ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करें तो यंग्स मॉडुलस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग्स मॉडुलस के आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर करके जाओ, ठीक है। तो अगर आपके पास समय कम है और आप ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हो, इससे पहले चैप्टर नहीं पढ़ा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ चुके हो तो इनको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, मेरे हिसाब से आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फ्लूइड्स की अगर मैं बात करता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आते हैं। लंबा चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो फ्लूइड्स मैकेनिक्स पे अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं, मैं आप लोगों को कहूंगा आप यहां पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौलिस प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, और ज्यादा क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, जस्ट ये पूछा गया था वेंटुरीमीटर किस पे बेस्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ में बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस प्रिंसिपल या फिर जो भी आप कहते हो इसको, इसमें आप लोग ये एंड एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन पे मैं बड़ा स्टार बनाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं इसकी, तो आप इसकी एप्लीकेशन जरूर कर लेना। एप्लीकेशन कौन सी होती है बर्नौलिस प्रिंसिपल की, लास्ट ईयर वेंटुरीमीटर उसने पूछा था, है ना। स्प्रे पंप होता है इसमें, एरोप्लेन का फ्लाइट आता है कि एरोफॉइल कैसे वर्क करते हैं उस पे आता है ना, मैग्नस इफेक्ट पे आता है, तो डिफरेंट चीजें हैं इसमें, है ना। जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है, चाहे वो मैग्नस इफेक्ट हो सकता है मैग्नस इफेक्ट के बारे में आपसे जस्ट पूछ ले, या फिर आपसे बोल दे एयरलिफ्ट की, एरोप्लेन कैसे लिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, एरोप्लेन कैसे अपलिफ्ट करते हैं, उसके मोशन के बारे में पूछा जा सकता है। वेंटुरीमीटर लास्ट ईयर आया, तो चांसेस नहीं है कि वेंटुरीमीटर फिर से दे, पर फिर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। और भी जो एप्लीकेशन मेंशन है, स्प्रेयर होता है, एटमाइजर होता है, स्प्रे करते हैं हम जिससे, इसको एटमाइजर भी कहते हैं, वो आ जाता है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप टॉरसली लॉ जरूर कर जाना, कि जब यहाँ पे लिक्विड किसी छोटा सा हम छेद कर देते हैं तो वो किस स्पीड से नीचे गिरता है, वो जरूर कर जाना। और क्या कर सकते हो इसमें, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको बोलूं, सबसे ज्यादा जो मुझे चांसेस लग रहे हैं पर्सनली, कैपिलरी इफेक्ट के, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इस साल कैपिलरी इफेक्ट दे देगा, क्योंकि हर 2-3 साल बाद कैपिलैरिटी एक्शन या फिर कैपिलरी इफेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हाइट राइज का, एसेंट फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, ठीक है ना, एसेंट फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, ये जरूर कर जाना।
ठीक है ना। कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलैरिटी एक्शन, कैपिलरी इफेक्ट, जो भी आप इसको नाम दोगे, ये जरूर कर जाना। और अगर आप एक टॉपिक और कर सको तो इसमें मेरे हिसाब से एक्सेस प्रेशर कर जाओ, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल और ड्रॉप जो भी है आप ये कर जाओ तो मुझे लगता है इजी हो जाएगा। पर ये नहीं है कि इसके अलावा जो बाकी टॉपिक बचे हैं वो करने नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनको इंपॉर्टेंस दो, अगर आपके पास टाइम है तो बाकी टॉपिक्स भी करो, पर इनमें आप जरूर याद रखना इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें एप्लीकेशन में आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस करके जाओ, ठीक है। बर्नौलिस की एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉरसली लॉ पे कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन में मैं बोलूंगा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्सेस प्रेशर कर रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो आप कम से कम कह रहा हूं मैं, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। कम समय के हिसाब से बता रहा हूं, आपके पास केमिस्ट्री भी है, अभी बायोलॉजी भी है जो आपको रिवाइज करनी है, इन टॉपिक्स को आप ऐसे अटेंशन दे सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ रख रहा हूं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी भी आप इसको कहते हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं, हाँ इसमें क्रूशल है कि ये चैप्टर छोटा है तो इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आप आराम से कर सकते हो। आरएमएस स्पीड का है ना, यहाँ पे आप स्पीड की बात करोगे, आरएमएस स्पीड का मीन या एवरेज स्पीड निकालना होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके फॉर्मूलाज आपको पता हो, इनके रेशियो वगैरह कैसे निकाले जा सकते हैं, इनके फॉर्मूलाज, कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है, इस वैरायटी के, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आप इसमें करके जा सकते हो। कितने क्वेश्चंस करके जाएं इनफ है। आप देखो हर कैटेगरी के 2-2 भी कर लोगे तो 6 क्वेश्चंस तो वैसे भी बन जाएंगे, तो ये जरूर कर लो, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे केटीजी में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है एनर्जी, एवरेज एनर्जी वगैरह अगर आप निकालते हो यहाँ पे, ठीक है ना, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इक्विपार्टीशन एनर्जी है ना, वो सब आप लोग यहाँ से जरूर कर जाना। इक्विपार्टीशन या फिर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर जाना, 4-5 क्वेश्चंस करोगे इतना भी कर लो, ठीक है ना। ओके, तो ये आप लोग एक बार जरूर कर जाओ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कर जाओ, बहुत है अभी। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आता ही है इससे। थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करा है उन लोगों के लिए ये खासकर है जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और वो अब पढ़ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन कहां से आता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पीवी ग्राफ, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो ये तो सबसे पीक है, यानी कि इस टॉपिक के आने के चांसेस सबसे पीक पे हैं, सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। कम से कम आप यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन करके जाओ इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उन पे आपको ये ग्राफ आने चाहिए। पीवी ग्राफ के अलावा आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, आप लोगों के पास और टॉपिक है इसमें, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हीट इंजन की। एफिशिएंसी की मैं बात करूं, अब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है कि सर ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, पर टीचर्स ने पढ़ाया है तो हमने तो पढ़ाया है भाई, हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं स्किप किया है। हर साल पूछा गया और एक साल सीधा वो कह रहा है कि शायद नहीं आएगा, पर शायद में हम लोग नहीं जा सकते। तो एफिशिएंसी आप कर जाना, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जरूर कर जाना। और क्या कर सकते हैं इसमें, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्राफ ही आए, आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। डिफरेंट प्रोसेस में न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रेशर वॉल्यूम देके आपसे पूछ सकता है टेम्परेचर कितना है, या फिर इस तरीके से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी जरूर आप लोगों को करके जाने हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या छोड़े क्या करे, क्योंकि इसमें बहुत मिक्स्ड तरीके के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि अगर मिक्स क्वेश्चन आए भी हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग मास सिस्टम, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम आप कर जाओ। हॉरिजॉन्टल, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो हॉरिजॉन्टल तो आप कर ही जाओ, और जो पढ़ चुके हैं वो इसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप कम से कम यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, कम से कम, मिनिमम, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करके जाओ,
और जो मुझे लगता है पर्सनली कि इस साल आपसे जो क्वेश्चन एसएचएम से पूछा जा सकता है वो एम्पलीट्यूड का पूछा जा सकता है, जब कॉम्बिनेशन हो जाता है एसएचएम का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स वो पूछ सकता है आप लोगों से। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है नेट एम्पलीट्यूड का, जैसे कि वेक्टर में रिजल्टेंट आता है, कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे भी बनता है। इस तरीके से फेज डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ये कर जाओ। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो उसने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हैं आप लोगों से, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं तो आपको बोलूंगा 15 से 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर जाना। वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन, ठीक है ना, इनके बीच में फेज कितना होता है, ठीक है ना, इनके बीच का फेज का क्या रिलेशन है वो भी आप जरूर करके जाना, ठीक है ना। पोजीशन और एक्सेलरेशन का फेज रिलेशन, वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ये सब आप लोगों को करके जाना है। वी एक्स रिलेशन, वी ए रिलेशन, प्लस इनके ग्राफ भी आ सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन के साथ साथ इनका ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएचएम करके जा रहे हो। और एनर्जी तो देखो एसएचएम में आप लोगों को पता ही है, वो जरूर आप जरूर कर जाना। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी आप जरूर कर जाना। पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिलेटेड सवाल आ सकता है, ये मैंने वर्क एनर्जी में भी बता दिया था। ओके, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है, जो मुझे लगता है कि इस में आप 11th में कर सकते हो, अगर टाइम कम है तो आप वेव्स जरूर कर जाना। अब वेव्स में ना लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो क्लोज्ड ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है, ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गन पाइप इंपॉर्टेंट है। पर अब मुझे लगता है कि लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चन आ गया तो शायद इससे क्वेश्चन ना आए, पर कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता, हो जाता है, बट मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। पर आप करके जरूर जाना, ऑर्गन पाइप छोड़ना मत। मेरे हिसाब से इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना वो आप लोगों के लिए बीट हो सकता है। एक तो मुझे लगता है कि बीट से कोई क्वेश्चन आ सकता है इस साल, बीट मुझे इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप जरूर कर जाना। ये मुझे पर्सनली लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि इस बार कोई बीट से क्वेश्चन वो रख देगा, ठीक है ना। तो बीट्स हम लोगों ने पढ़ी होती हैं, बीट से रिलेटेड आएगा। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, या फिर अगर हम बात करें कि एक वेव है स्ट्रिंग पे, उसकी क्या वेलोसिटी है, स्ट्रिंग वेव, इस पे आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। यहां से उसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू, इससे कोई रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। या फिर साउंड, काफी टाइम से उसने साउंड से क्वेश्चन नहीं पूछा है, और जब बहुत टाइम तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो वो आ जाता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, है ना, एंड फैक्टर्स ऑन विच speed of sound depends, speed of sound depends। so ये टॉपिक्स हल्के में नहीं लेने हैं, आया नहीं है इस पे काफी टाइम से क्वेश्चन, तो आने के चांसेस बन जाते हैं। तो बीट मुझे लगता है, मेरा पर्सनली जो मुझे फील होता है बीट पे आएगा या फिर इस पे आएगा। देखो ऑर्गन पाइप पे आ चुका है, स्ट्रिंग वेव पे आ चुका है, तो इन पे आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। पर आप लोग करके जाना, ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। अब आते हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो हमें लग रहा है कि भैया हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, जिनका तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें 2023 में, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, इससे बहुत आए थे, भर के क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने, दबा के क्वेश्चंस दिए थे। यानी मैं यहाँ पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रख रहा हूँ, इसमें मैं कैपेसिटेंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों के बारे में ही बताऊंगा। और इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर तो उन्होंने हद ही कर दी थी, या फिर कुछ सालों में तो उन्होंने एक ही सवाल को बार बार पूछा है, वो है डाइपोल। यानी कि इसमें जो सबसे क्रूशियल अभी तक पूछा गया है वो डाइपोल पूछा गया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की बात करें, डाइपोल, इसकी आपको फील्ड भी पूछी जा चुकी है कि इसकी फील्ड कितनी होती है एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और किसी आर्बिट्री पोजीशन पे भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। प्लस आप लोगों से पूछा जा सकता है इसका पोटेंशियल, तो यानी कि इसकी फील्ड या पोटेंशियल की कैलकुलेशन आ जाती है, प्लस इस पे टॉर्क कितना लगता है अगर एक्सटर्नल फील्ड में हो। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वत्र है, इसका भी क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन कभी ना कभी आपको नजर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर को अच्छे से खंगाल के देख लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोगों ने अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मुझे फील्ड, पोटेंशियल, इसकी एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे समझ में आ गए, तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक जो जरूर करके जाएं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स निकालना आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स जरूर आप करके जाएं। इसके कितने क्वेश्चंस करके जाएं, मैं आपको बोलूंगा भैया फील्ड के क्वेश्चन कम से कम
आप यहां से 10 क्वेश्चन जरूर करके जाएं। पोटेंशियल के क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करके जाएं। टॉर्क वाले कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करके जाएं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो इसके कम से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो भी हम क्वेश्चन कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चंस करने ही चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रूशियल टॉपिक है, यहां से फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक कूलम्स लॉ आपको पता है, जैसे मैंने बेसिक आपको न्यूटन्स लॉ बोला था वैसे ही बेसिक कूलम लॉ नहीं छोड़ सकते हम, ये भी करना ही है। बेसिक कूलम लॉ को तो हमें करना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। ओके। अगर हम ध्यान से देखें इसके बाद हम लोगों के पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड वगैरह कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सोलेनॉइड की फील्ड मुझे लगता है पर्सनली इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। लूप की मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है ना। पूरी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी आती है वो इंपॉर्टेंट है। इसके सेंटर पे क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर पे फोर्स कितना है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से देखें कर सकते हैं, इन सभी पे आप 5 क्वेश्चन ईच आप लिख लो, सभी के कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फोर्स ऑन अ कंडक्टर पे भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। जो मुझे लग रहा है पर्सनली इस साल जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पे है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको आप कर जाओ। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट कैटेगरी में मैं आपके सामने रख सकता हूं क्या, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां पे हम रख सकते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात कर सकता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करें हम लोग, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले यहां आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आप कम से कम इसके 10 क्वेश्चन करके जाओगे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ईएमआई में लेंस लो या फिर E इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूँ d∅dt, इससे रिलेटेड फ्लक्स से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आप करके जाओ। कम से कम 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओ। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें जो लेवल है वो क्वेश्चन का ईजी है। यही मैं इसके साथ आपको ऑल्टरनेटिंग करंट भी बता देता हूं। अगर आप एसी कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है ना। और रेजोनेंस के साथ साथ क्वालिटी फैक्टर, मुझे लगता है ये दो टॉपिक्स, रेजोनेंस के कम से कम 10 क्वेश्चन और क्वालिटी फैक्टर के आप कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर लगा के जाओ, जो मुझे लगता है एसी में पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर भी एक ऐसा टॉपिक है जो रह रह के कभी ना कभी आपसे पूछता है, तो ट्रांसफॉर्मर के भी कम से कम आप 5 क्वेश्चंस कर जाना। बाकी पीक वैल्यू आरएमएस का रिलेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप लोग लॉजिक गेट को जरूर कर जाना। लॉजिक गेट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, यानी कि लॉजिक गेट्स आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है ये टॉपिक। लॉजिक गेट कर सकते हो आप लोग। लॉजिक गेट अगर आप कर लोगे, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए इसके, कम से कम आप 20 क्वेश्चन कर जाओ। मैं तो आपको कहूंगा कि इसको आप कंफर्म करके रखो कि आपके 4 नंबर यहाँ पक्के हों लॉजिक गेट्स में। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर सकते हो यहाँ पे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जेनर डायोड और रेक्टिफायर। जेनर डायोड की अगर मैं बात करूं ये, और रेक्टिफायर यानी कि फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस इसके, हमारे आईवी कैरेक्टरिस्टिक से तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन मुश्किल से। जेनर डायोड की अगर आप 5 क्वेश्चंस कर लोगे डिफरेंट कैटेगरी के, और रेक्टिफायर के अगर आप 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो बन जाएगा काम। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों को क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से आप क्वेश्चन कर जाओ। इसके अलावा आप यहाँ मास डिफेक्ट कर जाओ। ठीक है ना,
मास डिफेक्ट कर जाओ, हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसका ग्राफ भी आना चाहिए, जो भी यहाँ ग्राफ बनता है वो जरूर कर जाओ। तो न्यूक्लियर फिजिक्स मुझे लगता है इतने में ही हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने। यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से आप पिक कर सकते हो, मास डिफेक्ट के 5 से 6 क्वेश्चन, और ग्राफ से रिलेटेड जो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी से आएंगे 5 क्वेश्चन आप उससे रिलेटेड कर जाओ। छोटा हो चुका है चैप्टर, इसमें ज्यादा है नहीं, छोटी यूनिट है। और अगर हम बात करें डुअल नेचर, तो डुअल नेचर में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही टॉपिक बचा है हमारे पास, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये तो करके ही जाना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको करके ही जाना है। और यहाँ पे ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स जो इसमें बनते हैं वो आप जरूर कर जाना, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो आप जरूर करके जाना। यानी कि ये आपको टॉपिक पूरा कवर करना है। इस टॉपिक पे आप कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर करके जाओ। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेवल इसका बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स में से गिना जाता है, आप इसको कर जाओ, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p, जिसको आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखते हो 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट v। इस तरीके के फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आप जरूर करके जाओ। लास्ट में आपको बोलूंगा वेव ऑप्टिक्स कर जाओ। वेव ऑप्टिक्स में आप क्या करके जाओगे, रे ऑप्टिक्स मुझे पता है काफी लंबा हो जाता है आपके लिए, इसलिए मैं कहूंगा अगर टाइम नहीं है तो आप पहले वेव ऑप्टिक्स कर जाओ। इसमें YDSC एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। YDSC एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड, बीटा लैम्डा डी बाई डी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर जाओ। कम से कम यहाँ आप 30 क्वेश्चन करोगे इसके, तब जाके मामला बनेगा। इसके अलावा आप ब्रूस्टर लॉ कर जाओ। पोलराइजेशन में ब्रूस्टर लॉ आप पढ़ते हो ना, है ना, यहाँ पे आप ब्रूस्टर लॉ पढ़ते हो, ये कर जाओ। इसके 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर जाओ। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप मैलस लॉ कर जाना। मैलस लॉ के कम से कम 5 क्वेश्चन कर जाना पोलराइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो क्या ये सारा सिलेबस है? नहीं, ये सिर्फ उन टॉपिक्स की बात करी गई है जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ लिया है, नहीं समझ में आ रहा और किसकी प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए है। और अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छी चीज ये है कि आपके पास तो सिर्फ इतना ही टाइम बचा है कि आप ये पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ हम लोगों को डर लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। पर मुझे पता है आप लोगों ने काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। बस कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। अब आप लोग जस्ट इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करो। मैं आपको बोलूंगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। पर अब आप लोग क्या करो, ये लेक्चर नहीं, इसको अच्छे से फॉलो करो। सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होता, उसको करने से होता है। आपने मेरी पूरी ये बात सुनी, समझी, आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपका स्कोर अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। बस यहीं तक था आज का ये पूरा सेशन। अब मैं आप लोगों से अगले सेशन में मिलूंगा जब भी मेरे को मौका मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन।